ये बात है 28 जून 1914 की, जब एक 19 साल स्टूडेंट गोली मार देता है ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस को, और इस एक वाकये की वजह से जंग छिड़ जाती है जो कि 4 साल तक जारी रहती है और इसके अंदर 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन लोगों की जाने जाती है। अब इस तरीके इंसानी के अहम तरीन तनाज़ात में से जंग अव्वल यानी कि वर्ल्ड वार 1 की अनकही कहानियों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। Mentsétek meg lelkeinket! SOS! SOS! पहली अजीम जंग, जिसे वर्ल्ड वार 1 भी कहा जाता है, इसने दुनिया को नई शक्ल दी और तारीख के दायरे को तब्दील करके रख दिया। साल 1914 यानी कि 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर कुछ ऐसा दिखता था, जो आज के ऑस्ट्रियन हंगेरियन ममालिक से कई बड़ा दिखता था। जर्मनी का जो एम्पायर था वो आज के दिन के जर्मनी से भी कई बड़ा था, और रशिया में रशियन एम्पायर थी। आज के दिन की टर्की में ऑटोमन एम्पायर थी। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम पर ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज मोनार्कीज थी, यानी कि एक बादशाहत थी। इनफैक्ट सिर्फ 3 ममालिक ऐसे थे जहां पर डेमोक्रेसी थी, यानी कि वो मोनार्कीज नहीं थे: फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सैन मरीनो। अब ईस्टर्न यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिनको हम बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं। याद रखिएगा, आगे चल के हमारी कहानी में इनका अहम किरदार है। अब आगाज करते हैं अपनी कहानी का। साल 1878 यानी कि 1878 में जंग होती है रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर एक तरफ था, रशियन एम्पायर दूसरी तरफ था, और इस जंग में रशियन एम्पायर बाल्कन कंट्रीज की हेल्प कर रही थी ऑटोमन एम्पायर से अलग होने। अब इस जंग की कंक्लूजन में 1878 में एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई। अब इस ट्रीटी के मुताबिक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था कि वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है बॉस्निया और हेर्ज़ेगोविना को। उसको ये एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है टेम्पररी, लेकिन ऑफिशियली ये ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा रहेगा। अब 1908 में यानी कि 1908 में ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर ने बॉस्निया के ऊपर हमला कर। अब ये जो बॉस्निया और हेर्ज़ेगोविना का मुल्क है, ये 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर के नीचे रहा, लेकिन आज़ादी की बजाय इसको एक और एम्पायर ने आके टेक ओवर कर ली, जिससे बॉस्निया में रहने वाले लोग काफ़ी इस चीज़ से गुस्सा थे। यहाँ लोग आज़ाद होना चाहते थे, और इनकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया में भी लोग काफ़ी गुस्सा थे। अब सर्बियन लोगों का बॉस्निया के लोगों के साथ न सिर्फ जोग्राफिकल कनेक्शन था, बल्कि एक एथनिक कनेक्शन भी था। अब एक्चुअली ये जो सारी ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं, इनकी एथनिक है स्लाव्स की। इन ममालिक में रहने वाले लोग इस कनेक्शन को फील करते हैं। अब अगर हम इस मैप के बॉटम साइड पे देखें तो यहाँ पर कुछ ममालिक हैं जो अपने आप को साउथ स्लाविक करके बुलाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस नेशन में साउथ स्लाविक नेशन की भी डिमांड। अब इसके बाद आता है द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड। बॉस्निया के अंदर एक नए रेवोल्यूशन का आगाज़ होता है जिसे कहा जाता है यंग बॉस्निया। ये एक स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप है। इनफैक्ट इनका पर्पस ना सिर्फ बॉस्निया को और हेर्ज़ेगोविना को आज़ाद कराना है, बल्कि सर्बिया के साथ यूनाइट करना भी है। बल्कि ये चाहते हैं कि एक यूनाइटेड साउथ स्लाविक स्टेट बनाए, जिसका नाम है यूगोस्लाविया। यूगो का मतलब होता है साउथ, तो साउथ स्लाविक कंट्रीज। एनीवेज 28 जून 1914 को यानी कि 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस हैं फर्डिनांड, वो अपनी वाइफ सोफी के साथ बॉस्निया की एनेक्स टेरिटरी के अंदर सफ़र करने जा रहे थे। अब इसी दौरान 6 बॉस्नियन रेवोल्यूशनरीज ने प्लान किया कि वो इनको कत्ल करेंगे। सुबह के करीब 10 बजे एक रेवोल्यूशनरी जिनका नाम था कैब्रिनोविक एक बम फेंकते हैं फर्डिनांड की गाड़ी की तरफ, लेकिन वो बम बाउंस होकर रोड की दूसरी तरफ जाके गिरता है, और इस हादसे में 20 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फर्डिनांड यहाँ से बाहर निकलते हैं और जिस मीटिंग में जा रहे होते हैं उस मीटिंग को भी कैंसिल कर देते हैं। अब ये बॉस्नियन मेट से कहते हैं कि हम आपके शहर घूमने आते हैं और आपने हमारा इस्तकबाल बम से किया, ये तो आउटरेजियस है। अब प्रोग्राम कैंसिल करके ये हॉस्पिटल जाने की सोचते हैं ताकि जो लोग वहाँ पर इंजर्ड हुए उनसे मिल सके। अब हॉस्पिटल के रास्ते इनकी गाड़ी एक गलत टर्न ले लेती है बाय मिस्टेक। अब गाड़ी वापस सीधी करने के लिए जब ये टर्न लेते हैं तो रियलाइज करते हैं वो एक 5 फीट दूर रेवोल्यूशनरी के करीब होते हैं, जो कि 19 साल का स्टूडेंट गवरीलो प्रिंस है, जिसकी बात हम वीडियो के शुरू में कर चुके हैं। अब ये फायर करना शुरू कर देता है फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी पर, और कत्ल कर देता है ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस। गवरीलो प्रिंसिप को फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसकी उम्र 20 साल से 2 महीने कम होती है, और लॉ के हिसाब से इसको फांसी नहीं दी जा सकती, तो इसीलिए इसको 20 साल कैद दी जाती है इस असैसिनेशन के लिए। ट्रायल के दौरान ये कहते हैं कि मैं एक यूगोस्लाव नेशनलिस्ट हूँ और मेरा मकसद है सारे यूगोस्लाव्स को यूनाइट करना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यूगोस्लाव किस स्टेट का हिस्सा बनेगा, लेकिन अभी के लिए हम ऑस्ट्रिया से आज़ादी चाहते हैं। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का बादशाह इस वाक़या के बाद आग बगोला हो जाता है और जंग का ऐलान कर देता है सर्बिया के साथ। रशिया देखता है कि अब सर्बिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। रशिया पहुँचता है सर्बिया को बचाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी पहुँचता है ऑस्ट्रो हंगेरिया की मदद के लिए, और दूसरी तरफ फ्रांस भी पीछे नहीं रहता और वो भी पहुंच जाता है सर्बिया और रशिया की मदद के लिए। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चेन बन गई है जिसे कहा जाता है चेन ऑफ
फ्रेंडशिप। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कार्टून है जो इस चेन को देखते हुए बनाया गया था। अब इटली एक्चुअली जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अलायंस में था, लेकिन अपने एग्रीमेंट से पीछे हट जाता है इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट में कहा गया था कि अगर हमारे मुल्क पे हमला होता है तब हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लिटरली जर्मनी और इटली इन्वेड करने लगते हैं सर्बिया के ऊपर, खुद से हमला करने लग पड़े हैं, तो हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी थी रशियन एम्पायर के साथ, तो वो पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी की हेल्प के लिए। अब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन की एक ट्रीटी अलायंस होती है ट्रिपल इंटेट के नाम से, और इस तरह से एक बड़ी जंग होती है दी ग्रेट वॉर। ये सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ जंग पर आ जाती हैं। बाद में यूएसए और जापान भी इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं ब्रिटेन और फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए। और ऑब्वियसली जिन ममालिक पर ब्रिटिश का राज था, जैसे कि इंडिया, अब ये मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाता है इस जंग के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश को सोल्जर्स की जरूरत थी। तो सबसे आसान ऑप्शन रहेगा कि जिन ममालिक के ऊपर ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया हुआ है, ऑब्वियसली उन ममालिक को इस्तेमाल किया जाए सोल्जर्स की तरह। और काफी सारे इंडियंस जाते हैं ब्रिटेन के बिहाफ पर वर्ल्ड वार 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आखिर क्या वजह रही कि इतने सारे ममालिक एक के बाद एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए और एक अजीम जंग का आगाज हुआ? ये सब भी हम जानेंगे, लेकिन आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको अभी तक की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।